ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर ये अटैक किए गए हैं। आपको बता दें कि यह हमला फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ये इनके ठिकाने थे और इन्हीं पर हमला किया गया है। ये जानकारी मिल रही है अमेरिका की तरफ से। ये हमले किए गए हैं। हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। ईरान के एयर स्पेस से सुरक्षित निकले अमेरिकी बॉम्बर, अमेरिकी सैनिकों को बधाई, ये ट्रंप का कहना। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट साझा किया और कहा है कि अब ये समय शांति का है। शांति की बात भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे हमला किया गया। अमेरिकी सैनिकों को वो बधाई देते हुए नजर आए। कुछ देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे राष्ट्र को संबोधित, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संबोधन होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। किन बातों का जिक्र करते हैं, इजरायल ईरान जंग को लेकर क्या कहते हैं, बड़ी इस पर नजर रहने वाली है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे संबोधन होगा। ट्रंप में ईरान पर हमले को लेकर इसको ऐतिहासिक बताते हुए नजर आए। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सुबह के 7:30 बजे का इंतजार है कि ट्रंप क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वाकई ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है और ट्रंप उसको लेकर अपने सैनिकों को बधाई भी दे रहे हैं। बिल्कुल जिया, अब अमेरिका भी इजराइल और ईरान के बीच जंग जो चल रही है उसमें जो चल रही थी कयास लग रहे थे उसमें कूद चुका है। बिल्कुल 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्डो, नातांज और इस्फहान, वहां पर जो अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स है, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है, ये जो B-2 बॉम्बर्स होते हैं, इन्होंने जो है, क्योंकि इनको जाना जाता है, इनमें जो बॉम्ब होते हैं वो बंकर बस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जमीन के नीचे जो सैन्य ठिकाने होते हैं या परमाणु संयंत्र होते हैं उन सबको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी इन B-2 बॉम्बर से GBU-57 जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक बम, सबसे भारी बम, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, नॉन न्यूक्लियर, उसका इस्तेमाल किया। और इन 3 साइट्स पर उन्होंने जो बॉम्ब गिराए थे, फोर्डो, नातांज और इस्फहान। और मैं बता दूं कि फोर्डो, नातांज जो है वो परमाणु संयंत्र हैं ईरान के माने जाते हैं, जहाँ पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। एनरिच यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए वहां पर उस यूरेनियम को रखा गया था, एनरिच किया जा रहा था। इस्फहान में भी जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल था, यानी कि जो वहां पर रखा जाता है, स्टोरेज जहां पर था इस रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम का, वहां पर। तो इन 3 जो साइट, तो नीरज, ये बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने रहे जहां पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। लेकिन लास्ट लाइन जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है इस पोस्ट में कि अब समय शांति का है, लेकिन ईरान की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आएगी या आ चुकी है, इसके बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल जी, इसकी तरफ सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि ईरान का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग मान सकते हैं कि बयान सामने आए। क्योंकि देखिए, जब ये अटैक हुआ है उसी दौरान ही जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो जिनेवा में मौजूद थे। जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, यूरोप के देश हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, उनके साथ जो है उनकी बातचीत चल रही थी अपने संसदों के साथ, यानी कि उनके विदेश मंत्रियों के साथ, किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन इस सब के बीच में जो अमेरिका है उसने वहां पर बॉम्ब गिरा दिए। तो अब ऐसा लगता है कि या तो ये अब और एक्सकेलेट कर जाएगा, यानी कि ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होगी वो देखी जाएगी। ट्रंप जरूर ये कह रहे हैं नीरज की शांति का समय है, लेकिन जो ईरान को समर्थन देते हैं अपना, चाहे वो रशिया हो या फिर चाइना, जो अपनी चुप्पी भी तोड़ चुके थे, और अब ये माना जाएगा कि ये अमेरिका के खिलाफ क्या और भी ज्यादा ये जो वॉर है, जो जंग चल रही है, एस्केलेट हो सकती है अमेरिका के खिलाफ। इजराइल के खिलाफ तो लगातार चल ही रहा है चीजें, लेकिन अमेरिका के खिलाफ क्या होगा? देखिए, हमने देखा किया अभी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, जो अमेरिका का जो डूम्सडे प्लेन था, जिसको माना जाता है कि आसमान में रहकर वो कमांड सेंटर की तरह काम करता है, उस पर कोई न्यूक्लियर अटैक भी कोई काम नहीं करता है, उसको बुलाया गया था। तो उसी वक्त ये साफ हो गया था कि ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इस जंग में कूद जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था, व्हाइट हाउस की तरफ से, कि अभी 2 हफ्ते का समय और दिया जाएगा, लेकिन शायद वो डिसेप्शन था ईरान को करने के लिए कि उनको पता न चले कि अमेरिका अटैक करने वाला है। लेकिन कल जब B-2 बॉम्बर्स जो थे, जो अमेरिका से निकले, और उसके बाद फिर गुआम, जो हिंद महासागर में गुआम एयर बेस है अमेरिका का, सबसे बड़े बेस में से एक माना जाता है बॉम्बर्स के लिए,
वहां जब पहुंचे तब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब जो है अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। और आज हमने देख लिया कि जो B-2 बॉम्बर्स जो कि गुआम एयरबेस भेजे गए थे, उन्होंने ईरान में जाकर अटैक किया। किसी को जानकारी नहीं लग पाई कि ये B-2 बॉम्बर्स जो है वो ईरान में अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टिल्थ यानी कि अदृश्य ये विमान होते हैं। इनको दुनिया की माना जाता है कि कोई रडार पकड़ नहीं पाती, सिर्फ अमेरिका ही इनको देख पाता है कि कहाँ ये जा रहे हैं, कहाँ ये स्पेस में जा रहे हैं। और वहां जाकर इन्होंने जो है अटैक किया। ईरान का तो एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही तबाह कर चुका है, इजराइल कर चुका है। इसके अलावा जो बाकी और देश हैं वो उनको भी कोई जानकारी नहीं लग पाई, जो गल्फ कंट्रीज हैं, कि ये गुआम एयरबेस से निकलकर इन्होंने जाके अटैक कर दिया। नीरज, पिछले 2-3 दिनों के ट्रंप के बयानों की अगर हम बात करें तो कल ये एक बड़ी खबर सामने आई थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो इजराइल है वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको कभी भी खत्म नहीं कर सकता, जो खतरा है वो लगातार बरकरार रहेगा। ऐसे में ईरान को लेकर वो ये कहते हैं कि इजराइल इस प्रकार के हमले नहीं कर सकता। फिर इजराइल को लेकर भी ये कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि शांति दोनों को अपनानी चाहिए, लेकिन उस बीच ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट साझा करना यहाँ पे एक कंफ्यूजन को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। लेकिन अब शायद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री इस पूरी जंग में हो गई है। एक और सवाल कि नेतन्याहू ये कह रहे थे कि एनिमी नंबर 1 है ईरान के जो ट्रंप है वो, और अब वो सब सामने आने भी लगा है। देखिए, ये तो जो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका हो, 2 हफ्ते की बात हो, ये सारी डिसेप्शन है वॉर के समय में, वो दिखाने के लिए, दुश्मन को चकमा देने के लिए उनको बात कर ये करते एम करते कि 2 हफ्ते बाद अटैक करेगा, तब तक वो तैयारी करें, या फिर वो थोड़ा शांत हो जाए, उस सब के बीच में जाके तुरंत अटैक कर दिया जाए। लेकिन ये बात भी आप देखिए, जब ये अटैक हुआ है, नेतन्याहू कल ही जो थे वो अमेरिका में थे, वो वहां पर गए थे, मिलने के लिए गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। और उन्होंने ये माना जा रहा था कि जब वो नेतन्याहू गए थे और ये वाकई में इस तरह की जो न्यूक्लियर संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है, तो जमीन की बहुत नीचे बनाए जाते हैं और उन तक जो पहुंचना, वहां तक किसी वेपन का, बम का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे जो डेडलीस्ट जो बॉम्ब है, जिन्हें मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, उनका इस्तेमाल किया। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि इजराइल ने अटैक जरूर किया था, 5 जो परमाणु संयंत्रों पर किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कह रहे थे कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, वो एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, यानी कि इजराइल की तरफ अटैक खत्म होंगे, ईरान फिर से शुरू कर देगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ये B-2 बॉम्बर्स हैं इनको भेजा और वहां पर जाकर उनको अटैक किया, जो कि 10,000 पाउंड के करीब जो है ये एक्सप्लोजिव होता है इन जो GPU बॉम्ब्स हैं, और B-2 बॉम्बर से इनको गिराया जाता है, आसमान से गिराया जाता है। और इनकी खासियत ये है कि इनको कोई देख नहीं पाता है इन एयरक्राफ्ट को, और उसीलिए उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। और इतनी नीचे जाकर, जमीन में जाकर ये जो है बंकर बस्टिंग का काम करते हैं, यानी बंकर में घुसकर ये अटैक करते हैं, ताकि जो नीचे की तरफ जितने भी आपके ठिकाने हैं उन सबको बर्बाद किया जाए। तो ये डिसेप्शन का पार्ट है। ये मान सकते हैं आप कि युद्ध में आप अपने दुश्मन को किस तरह से चकमा देते हैं कि आप 2 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन उसी दौरान ही आप वहां जाकर उनको बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन पहले ही व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाता है कि 2 हफ्ते के बाद ही कोई फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर या फिर इस जंग को लेकर लेंगे। लेकिन अब ये अटैक हो जाता है, देर रात ये अटैक किया जाता है, इसमें सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो गई है। नीरज, अब सवाल यही है कि ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या बयान सामने आता है, या कदम क्या उठाता है ईरान अब आगे। लेकिन इजराइल की तरफ से क्या कुछ अभी तक बयान सामने आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुलकर तो कोई भी देश नहीं बोल रहा था। इजराइल ईरान के बीच लगातार जंग जारी थी, भारत लगातार शांति को लेकर प्रयास कर रहा है। भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पर, यह भी नजर रहेगी। नीरज, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अभी तक ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, ईरान की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई कि आखिरकार किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे। क्या ईरान अब इस युद्ध को और आगे बढ़ाएगा, या उसको, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो खत्म करेगा। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने खुद फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनसे बातचीत की थी। तो उस बातचीत के दौरान भी ऐसा लगता था कि ईरान चाहता है कि अब शांति बहाल की जाए, युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन जो मैक्रो हैं, क्योंकि वो भी जो P5
समूह का जो है सदस्य देश है, जी। एक बड़ा देश है, न्यूक्लियर स्टेट है। उन्होंने भी यही कहा था कि आपको अपना ये जो परमाणु कार्यक्रम है इसको खत्म करना होगा, और भी उनकी डिमांड्स थी। तो लेकिन ये ऐसा लगता था कि अब ईरान जो है वो शांति की तरफ जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच में जो अमेरिका की एंट्री हो जाती है। तो क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसी हफ्ते हमने देखा कि शी जिनपिंग और जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, पुतिन से बात की थी ट्रंप से, और उन्होंने कहा था कि आप जो है इस युद्ध में हिस्सा ना लें, ये ईरान और इजराइल के बीच में ही रहने दें। अगर ईरान और इजराइल के बीच में आप कूदेंगे तो ये युद्ध बड़ा हो सकता है। इसमें चीन और रशिया भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं पिछले 3 साल से रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ बहुत मजबूत संबंध है। रूस के संबंध इसी साल जनवरी में उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किया था, यानी कि एक दूसरे की दोनों मदद करेंगे। तो ऐसे में अब सबकी पूरी दुनिया की निगाह लगी होगी कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाता है। नीरज, और अगर हम अलग अलग तारों को जोड़ें तो हालांकि इसमें देखना होगा कि अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रिया आती है सामने, लेकिन ईरान ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है और इजराइल पर वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा। हालांकि पाकिस्तान इस बात को खारिज कर देता है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान का समर्थन ईरान को रहा है, ईरान का पाकिस्तान को रहा है, ये सभी के सामने है। लेकिन अब जब पाकिस्तान कल ही डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करता है और आज ये हो जाता है, मतलब एक अलग ही जो स्थितियां हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं, और एक बार फिर से अब इस अटैक के बाद एक बार फिर दुनिया दो फाड़ होती हुई दिखेगी, अलग अलग खेमों में बटी हुई। देखिए जिया, जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने से पहले पूरी घेराबंदी उन्होंने करने की कोशिश की कि किसी तरीके से ईरान जो है वो काउंटर अटैक ना कर पाए, और उसी के लिए हमने देखा कि उन्होंने पहले अपने सारे एयरबेस खाली कर दिए जो गल्फ कंट्रीज में 7 या 8 जो उनके बेसेस हैं वहां से, ताकि ईरान अटैक न कर दे। और दूसरा, पाकिस्तान को साथ उन्होंने इसीलिए लिया। हमने देखा जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उनको बुलाया था, उन्होंने व्हाइट हाउस में लंच कराया था, क्लोज डोर था, कोई तस्वीर नहीं आई, कोई वीडियो सामने नहीं आया, बातचीत क्या हुई कोई सामने नहीं आया। तो उस दौरान ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो असीम मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो उनका जो असली जो शासक है पाकिस्तान के, वो असीम मुनीर ही हैं, आर्मी चीफ है, भले ही वहाँ प्रधानमंत्री। तो उनको ये बात कही गई थी कि आपको जरूरत पड़ी तो हम आपकी जो एयरबेस है उनका इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे जो एयरक्राफ्ट होंगे, फाइटर जेट्स होंगे, वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लंबी, क्योंकि अमेरिका से दूरी बहुत है, तो अगर उनके गुआम में भी अगर एयरबेस है तो उनको रिफिलिंग की जरूरत, लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ सकती है, उनको वहां पर स्टेशन करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए ही जो उन्होंने पाकिस्तान को अपने साथ लिया, और हम लोग देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस समय से ही जो पाकिस्तान, अमेरिका जो है पाकिस्तान को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहा था। प्लानिंग यानी कि लंबी थी, क्योंकि G7 को बीच में छोड़कर आना, फिर आसिम मुनीर से मुलाकात करना, वॉशिंगटन तुरंत पहुंचकर बैठकें करना, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद हालांकि कुछ भी खुलकर सामने नहीं आता, 1-2 दिन शांति रहती है और अचानक से ये होता है, यानी कि ये प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। नीरज, बिल्कुल, देखिए ये अगर हम लोग देख ही रहे थे कि 8-9 दिन हो चुके थे जो ईरान इजराइल युद्ध के हो चुके थे, और अमेरिका को ऐसा लग रहा था और इजराइल को भी ऐसा लग रहा था कि वो अकेले अपने दम पर शायद ईरान का अब मुकाबला बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से अटैक तेल अवीव पे हो रहे थे, उनके शहरों पे हो रहे थे, दक्षिणी इजराइल पर उनके अटैक हो रहे थे, तो ऐसा लगता था कि ये अमेरिका को भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जो ईरान के खिलाफ, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी रही है, और बिल्कुल सही कहा कि नंबर 1 एनिमी है, लेकिन जो अमेरिका है वो इजराइल को फ्रंट बनाकर अटैक करने की फिक्र को सामने लाकर जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ा रहा था। लेकिन अब जब हम देख रहे थे कि ईरान का जो पलटवार हो रहा था इजराइल के ऊपर, और जो इजराइल का जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, मिसाइल है, वो कमी दिखाई दे रही थी, और युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, 8 दिन हो चुके थे। तो ऐसे में लगता था कि अमेरिका कूदेगा, तो अमेरिका की प्लानिंग ये पहले से ही थी, और इसीलिए वो पाकिस्तान को अपनी तरफ कर रहे थे, अपने खेमे में कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तो सटा हुआ देश है, ईरान से सटा हुआ है, और जरूरत पड़ सकती है अमेरिका को कभी भी पाकिस्तान की एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए जो असीम मुनीर है या पाकिस्तान है, उनको अपने खेमे में लाने के लिए ही अमेरिका तैयार कर रहा था। बिल्कुल, अब तमाम जो बड़े सवाल भी उठ रहे थे कि क्यों मुलाकात हो रही है, G7 को बीच में छोड़कर क्यों चले गए डोनाल्ड ट्रंप, क्या कुछ हो रहा है, कतर से क्यों अपने एयरक्राफ्ट्स को यहां हटा दिया गया है। हालांकि अब जो सवाल है उनके जवाब मिलने भी लगे हैं। आप नीरज हमारे साथ बने रहिएगा।